नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान स्वागत करता हूं आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। अगर देखना हो मेरी उड़ान को, ऊंचा और कर दो आसमान को। आज हमारे बीच मौजूद है राजस्थान की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका, लोक गायिका, सुरीली आवाज की मालिक मरु कोकिला सीमा मिश्रा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुलिस्तान में। धन्यवाद। सीमा जी, लगभग 3 दशकों से आप राजस्थान की लोकगीत गा रही हैं, इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस सुरीले सफर की शुरुआत आपकी किस तरह हुई? हमें उन दिनों के बारे में कुछ बताएं। शुरुआत बचपन से ही है मेरी गाने की। मुझे बचपन से गाने का शौक़ था और मेरी पहली गुरु मेरी माँ, जिन्होंने ही मेरे को गाना सिखाया। तो वो घर में जैसे लोरी सुना रही हैं या कोई गाना मेरी मदर लिखती भी हैं तो वो बनाती तो हमें सुनाती, तो उससे याद करते। और स्कूल के 26 जनवरी, 15 अगस्त या एनुअल फंक्शन में मैं गाना गाया करती थी या बाल सभा में। इस तरह से मेरी गाने की शुरुआत हुई। तो मतलब स्कूल के दिनों से ही संगीत के सफर की शुरुआत आपकी हुई? हाँ, बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ उसको किस तरह सामंजस्य बिठाया? क्योंकि संगीत में काम करना, स्कूल में गाना, फिर पढ़ाई साथ साथ। हाँ, पढ़ाई वैसे छोटी थी तब तो पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देती थी, लेकिन जब से गाने में ध्यान गया पढ़ाई में कम हो गई बिल्कुल उस वक्त से। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप जिस सफलता की शिखर पर आज मौजूद हैं, उसके लिए कोई मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, किसी का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको किन लोगों का मार्गदर्शन मिला और सहयोग किन लोगों का मिला? मार्गदर्शन तो मेरी मम्मी का ही है और सहयोग मेरी मम्मी और मेरे से जो बड़े भैया हैं उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। क्योंकि हर जगह कहीं भी जाना होता प्रोग्राम्स वगैरह में तो वो हर जगह मुझे साथ लेके जाता। यहाँ तक कि जो मास्टर मदन ऑल इंडिया कंपटीशन होता है उसमें भी मैं उस टाइम 10 साल की थी, तो उसके फॉर्म भैया ही लेके आया और मेरे से ज़बरदस्ती बोला नहीं तू भर, तू आएगी इसमें। आपको पुरस्कार भी मिला? हाँ, मैं बाल वर्ग में फर्स्ट आई थी उस टाइम। बिल्कुल। जब मैंने कोटा से भाग लिया था, पहले हम लोग कोटा ही रहते थे, पापा का जॉब कोटा में था, तो वहाँ से मैंने भाग लिया। उसके बाद फिर मेरी शुरुआत वहाँ जो ऑर्केस्ट्रा वाले थे उनके साथ मैं फिल्मी गाने गाने लगी। अच्छा। हाँ, और मैं लता जी को ही सुनती थी, उनको सुन के ही सीखा है मैंने जो कुछ। तो मतलब आपको इंस्पायरेशन जो मिली वो लता जी से मिली? हाँ, बिल्कुल। समय आता है आपकी ज़िंदगी में कि तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये वक्त सही है और मैंने अपने क्षेत्र का चुनाव सही किया। वो समय कब आया आपकी ज़िंदगी में? वो समय वैसे प्रोफेशनली तो 10-11 साल की शुरू हो ही चुकी थी मैं गाने के लिए, लेकिन जब यहाँ पे 95 में हम लोग जयपुर आए। अच्छा। क्योंकि पापा की जॉब कोटा से छूट गई थी तो हम लोग गांव शिफ्ट हो गए थे। गांव में कोई स्कोप नहीं था आगे बढ़ने का। फिर हम लोग 95 में जयपुर शिफ्ट हुए और जयपुर आने के बाद मैंने यहाँ पे भजनों में जाना शुरू किया, श्याम बाबा के या सालासर जी जिनके। तो उससे मैंने शुरुआत करके धीरे धीरे भजनों के ऑडियो निकाले, तो हमें एक लगन सी लगी कि हाँ अपन कैसेट्स निकाल सकते हैं या अपन भी कमाई का और ज़रिया ढूंढ सकते हैं। इस तरह से फिर मेरी मुलाकात एक दिन मालू जी से हुई, क्योंकि मास्टर मदन कंपटीशन वो ही करवाया करते थे उस टाइम भी। तब उन्होंने मेरे को बुलाया और राजस्थानी एल्बम के लिए मेरे को कहा। अच्छा, तो विधिवत संगीत शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो विधिवत संगीत शिक्षा ना हो तो भी आप इस मकाम पे पहुंची हैं, यानी आपका शौक ही आपका गुरु रहा है। हाँ, शौक ही है, फिर खानदानी असर बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर को गाने का शौक था, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। और मेरी मम्मी भी अच्छा गाती, लेकिन उस ज़माने में आगे स्टेज पे जाना गलत माना जाता, आगे नहीं आने दिया। तो मेरी मम्मी ने सोचा मैं आगे नहीं आई तो मेरी बेटी ज़रूर आनी चाहिए। तो मतलब यूँ कहें कि संगीत आपकी रगों में दौड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और लता जी को आपने बिल्कुल आदर्श माना। हाँ। तो लता जी का अगर कोई ऐसा गीत जिसको आप अच्छी तरह गुनगुनाते हैं या जब भी फुर्सत होती है कि हाँ लता जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, वो आपने चाहेंगे? वैसे तो उनके गाए हुए सभी गाने बहुत ही आपके जो दिल के बहुत नज़दीक हो। मेरे को वैसे उनका अनारकली का जो गाना है ये जिंदगी उसी की, वो मेरे को बहुत पसंद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए उसे सुनाएं। जरूर। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। बहुत अच्छे, क्या बात है सीमा जी, आप वाकई सुरीली आवाज़ की मालिका हैं। और कहा जाता है कि राजस्थान का जो संगीत है उसको ऊंचाई पर पहुंचाने में या लोक गीतों के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया। उस सफ़र के बारे में हमें बताया, क्योंकि कहा जाता है कि आपने लगभग 100-150 कैसेट्स में काम किया है, बहुत ज़्यादा लोकगीत गाए हैं। इतना लंबा सफ़र इतनी छोटी उम्र में तय किया, इसके पीछे क्या राज रहे? देखिए, इसके पीछे वैसे बैकग्राउंड मेरा राजस्थानी है और मैं मारवाड़ी ही हूँ, शेखावटी
की बेटी हूँ, तो जनरली हम लोग घर में भी वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसको बोलने में मेरे को ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। बिल्कुल। और मम्मी वगैरह से हम ये गाने सारे सुनते थे घर में, और इसी क्षेत्र में मेरे को मालू जी ने चुना कि आपको ये गाने गाने हैं, तो इजीली मेरे लिए आगे बढ़ना कोई वो कठिनाई वाली बात नहीं हुई, और आराम से मैंने वो सारे गीत गा दिए। 2000 में मैंने राजस्थानी गाने शुरू किए थे। और आपने स्टेज शोज भी काफ़ी किए हैं, अनगिनत कह सकते हैं आप। अंतर गायकी का कहाँ लगा आपको, कहाँ आपने महसूस किया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है या दर्शकों के लिए ज़्यादा अच्छी है? दोनों विधाओं में फ़र्क क्या है, स्टेज पे गाना परफॉर्म करना और स्टूडियो में जाके कैसेट के लिए गाना? स्टूडियो में अपन लोगों की तक पहुंचाने के लिए अपन उसमें रीटेक भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, और अपनी इच्छा से अपन गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टेज पे अपन को ऑडियंस की पसंद को देखते हुए गाना पड़ता है, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है स्टेज पे। स्टेज में हाँ, क्योंकि एक इम्प्रोवाइज करने का जो एक वो होता है, मार्जिन होता है, हाँ वो मेरे ख्याल से स्टूडियो में ज़्यादा होता है। हाँ, और अपन को उसमें लाइव गाना पड़ता है ऑडियंस के सामने, उसमें अपनी कमियों का लोगों को पता भी लगता है, तो उसमें ज़्यादा जोर आता है गाना। तो मतलब आपने कहाँ अच्छा फील किया ज़्यादा, स्टेज मेरे पर? को स्टेज पे ज़्यादा अच्छा। तो आप हमें कोई स्टेज की ऐसी घटना बताएं कि जो यादगार लम्हा हो आपके लिए, कोई ऐसा स्टेज शो जो यादगार हो आपके लिए, आप हमारे दर्शकों के साथ उसे शेयर करना चाहें। वैसे तो कुछ खास नहीं है, बस यही बता सकती हूँ मैं कि जैसे जो गाने मैंने गाए हैं वो एक बार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ऑडियंस को उनकी लाइन तक याद रहती है कि पहली लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है। एक बार मैंने फर्स्ट अंतरे की जगह सेकंड अंतरा गा दिया, तो ऑडियंस में से एक ने आपने गलत गा दिया, आपका पहला अंतरा ही है। अच्छा, तो मतलब इतना गौर से लोग गानों को सुनते हैं। सीक्वेंस तक याद हाँ, रहती है। सीक्वेंस तक याद है उनको बस। तो मतलब ये एक तरह से आपकी सफलता कह सकते हैं हाँ, कि आपके गानों के लोगों को सीक्वेंस तक पता है कि सब मालूम है। फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा है। सेकंड कौन सा। तो आपकी घूमर की काफ़ी सीरीज निकली हैं, गोरबंद नखरालिया है, और काफ़ी चीज़ें आपने गाई हैं। कोई ऐसा लोकगीत या आपकी कैसेट्स में गाया हुआ ऐसा कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो और जो बहुत हिट हुआ हो, जिसने आपको सफलता के मकाम पर पहुंचा दिया हो? सफलता के मुकाम पे तो घूमर ने पहुंचाया। घूमर, जैसे राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है घूमर बिल्कुल। नृत्य को, और मैं कह सकती हूँ मेरी सफलता में भी घूमर का ही हाथ है। वैसे फर्स्ट जो निकला था एल्बम चांद चढ़ियो था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और आज भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया या अपन बाहर, इंडिया के बाहर अगर कह सकते हैं, तो घूमर ने प्रसिद्धि दिलाई। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि घूमर एल्बम में से कोई एक राजस्थानी गीत आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। घूमर में वैसे काफ़ी सारे गाने हैं, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है वो वाला सुनाती हूँ। ओ चलो म्हारी जोड़ रो उदिया पुर माले रे, ओ जलो भोली ननद रो म्हारो हुक्म ना उठावे रे। गुजारिश करूंगा आपसे इसका एक अंतरा जरूर सुनाया हमें। अंतरा पूरा नहीं सुना। चलिए ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताएं, जरूर बताएं कि राजस्थानी लोकगीतों को जब आप गाती हैं तो आपको कभी महसूस नहीं होता होगा कि आप कोई और चीज़ गा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है बिल्कुल आपकी अपनी भाषा है। हाँ। तो आपने किसी और भाषा में भी गाया है, या हिंदी जो है एल्बम्स रिलीज में उनके बारे में हमें कुछ बताएं। हिंदी एल्बम में मैंने गाया है, लेकिन वही कह सकते हैं ना, राजस्थानी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, हिंदी बहुत कम हुआ, क्योंकि हिंदी में कंपटीशन ज़्यादा है। हिंदी में काफ़ी सारे एल्बम आते हैं, उनके बीच शायद उनमें कुछ कमी रही होगी। इस कारण से थोड़ा कम, तो उसमें थोड़ा कम काम हुआ है। तो आपकी कोशिश रहती है हमेशा कि राजस्थानी के साथ साथ हिंदी एल्बम्स में भी कुछ काम किया जाए? हाँ, कोशिश रहती है करने की। अच्छा, एक आप बात हमें ये बताएं सीमा जी कि आप काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लगभग 25-30 साल से आप गा रही हैं। कुछ चेंज आया है लोकगीतों के गायन में और प्रेजेंटेशन में? आप बताएं हमें, क्योंकि आप 25 साल से लोकगीत गा रही हैं। प्रेजेंटेशन में कहें तो पहले केवल घरेलू महिलाएं गाया करती थी शादी ब्याह में गीत जो थे,
और अब इसको स्टेज पे भी लोग म्यूज़िक के साथ गाने लगे हैं। पहले केवल गीत जैसे होते थे, समूह में औरतें गा रही हैं। अच्छा। हाँ, और अब अपन जैसे मैं परफॉर्म कर रही हूँ या और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं वो गा रहे हैं, और उसके साथ साथ यूथ भी इसको पसंद कर रहे हैं। पहले जैसे गीतों वाले को बुक कर लेते और वो अलग बैठ के गा रही हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता था कि क्या गा रही है, नोटिस नहीं होती थी वो चीज़ हाँ, कभी। और अब सब एक एक चीज़ सुनते हैं, उनका एंजॉय करते हैं उन गीतों को लेकर। तो मतलब कहीं से कहीं लोक गीतों का क्षेत्र बढ़ा जरूर है, बहुत। उसके पीछे क्या रीजन रहा? क्या हमारे जो फिल्मी संगीत में भी लोक गीतों का समावेश हो रहा हाँ, है? इसको भी कह सकते हैं अपन। और दूसरा ये कि जैसे नए साजों के साथ इनको रिकॉर्ड किया, उसका भी एक हाथ है। अगर अपन वही तबले हारमोनियम पे और ग्रुप में औरतों से गवा के करते तो शायद नहीं होता इतना पॉपुलर। तो नए लोगों को ध्यान में रखते हुए उसका संगीत बनाया, इससे भी काफ़ी। तो आपने उस वक्त भी काम किया है जब सिर्फ एक तबला और हारमोनियम पे एक गीत रिकॉर्ड होता था, और आज भी आप ऐसा हाँ, कर रही हैं कि स्टूडियो में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रही हैं। क्या फ़र्क लगा? कहीं क्रिएटिविटी कम हुई है या क्वालिटी बढ़ी है? कैसा रहा है? क्वालिटी बढ़ी है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसे आदमी जब पहले रिकॉर्डिंग करता था तो वन शॉट में हो जाता था पूरा गाना, अभी आप बाइट्स दे रहे हैं तो हाँ, कहीं ऐसा नहीं है? वो तो है, लेकिन जो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं उसको हमको सुधारने का मौका मिल जाता है। पहले वो नहीं था, पहले लाइव में एक बार में गाना है तो गाना है, अच्छा, रिटेक नहीं कर सकते थे अपन। अब काफ़ी सारे सुधार कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं अपन, कोरस डाल सकते हैं। और लेकिन लाइव में अगर अपन गा रहे हैं एक टैग में करना है पुराने टाइम में, तो हमारे साथ ही कोरस को भी गाना पड़ेगा। अच्छा। और टाइम भी काफ़ी लगता था, अब टाइम की बचत हो जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया हाँ, है। हाँ। अच्छा अनुभव रहा आपका? अभी कोई बताया हमें, कोई आपका नया कोई राजस्थानी एल्बम आया हो, उसमें से कुछ आप हमें सुनाना चाहें? अभी फ़िलहाल तो नहीं आया, 2 साल हो गए आए अच्छा। हुए। JMD से निकला था वो एल्बम। JMD के साथ काम किया आप? हाँ, गोरी गजब करे आया था, उसको काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, लोकगीत की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र हैं, एक ढूंढाड़ है, कुछ और अलग है। आप स्पेसिफिक कौन से गानों को पसंद करती हैं, या कि ये गाने राजस्थान में ज़्यादा सुने जाते हैं? तो आपकी हमें पसंद बताएं कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा सुनी जाती है लोकगीतों के माध्यम से, उस क्षेत्र स्पेसिफिक के बारे में हम बताएं। क्षेत्र मेरे तो जहाँ तक तजुर्बा है प्रोग्रामों का या स्टेज शो का, जिसका भी कहें, तो शेखावाटी क्षेत्र के गाने ज़्यादा पॉपुलर हैं। शेखावाटी, इसमें सीकर, झुंझुनू, नवलगढ़, ये सारे आते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक? और होली के गीत ज़्यादा पॉपुलर हैं। होली के गीत। हाँ। और शेखावटी क्षेत्र के गानों का पॉपुलर होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? रीज़न यही है क्योंकि जितने भी अपने बिजनेसमैन हैं या मारवाड़ी जहाँ जहाँ हैं, तो वो लोग इनको पसंद करते हैं। और भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मारवाड़ी नहीं है। वो एक कहावत भी है ना, जहाँ न जाए रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मतलब रेलगाड़ी को पीछे छोड़ दिया मारवाड़ियों ने। तो मेरे ख्याल से उन मारवाड़ियों की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो गई है हाँ, आजकल। बस वही बात। तो उसी वजह से चीज़ ज़्यादा फैली है। हाँ, हाँ। अच्छा सीमा जी, यहाँ एक वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और जानेंगे आपसे कुछ और बातें। ज़रूर। तो दोस्तों लेते हैं एक ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वर कोकिला, मरु कोकिला सीमा मिश्रा जी। आइए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीमा जी, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आपकी बच्चियां हैं, क्या वो भी इस क्षेत्र में इतना ही इंटरेस्ट रखती हैं जितना आप रखती हैं? उनके बारे में हमें कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरी दोनों बेटियों में कह सकते हैं संगीत के देखने को मिल रहे हैं गुण देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बचपन से दोनों, पहले बड़ी वाली साथ रहती थी हमेशा, तो वही माहौल मिलता है, स्टेज प्रोग्राम देखना या रिकॉर्डिंग में जाना। अब छोटी वाली रहती है, दोनों में है। बड़ी वाली तो अभी मैंने एक गाना उसका रिकॉर्ड भी किया था, वैसे ही ट्रैक पे उसको ट्राई किया था कि गा सकती है नहीं गा सकती। उसने बड़ा अच्छा गाया उस गाने को। और छोटी वाली तो अभी से घूमर तो गाती ही है। और साथ में घूमर डांस भी करती है। बहुत बढ़िया, मतलब वो डांसर कम सिंगर बन सकती हैं। अच्छा, आप हमें बताएं कि जिस तरह से आपने अपनी माताजी से इंस्पायर हुई, उनसे सीखा, क्या आप भी खाली वक्त में उनको सिखाती हैं या वक्त निकालती हैं उनके लिए? नहीं, मेरे को इतना वक्त मिल नहीं पाता। वो मेरे को देख देख के ही सीखती है जो कुछ भी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ जो कमी मेरे अंदर रही, मैंने सीखा नहीं किसी से, तो मैं चाहूँगी वो ज़रूर सीखें। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैं उनको किससे शिक्षा दिलाऊँ, कौन गुरु बनाऊँ। तो आप चाहती हैं क्योंकि विधिवत संगीत की शिक्षा एक बार प्रारंभ हो? हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, आप हमें बताएं कि आपने बहुत कलाकारों के साथ काम किया है, 25-30 साल का आपका कैरियर है, अपने समकालीन कलाकारों के बारे में हमें बताएं। वैसे तो काफ़ी सारे कलाकारों से मैं मिली भी हूँ, चाहे अपने जयपुर के हों या बॉलीवुड के हों, किसी से भी। मुझे सुरेश वाडेकर जी बहुत पसंद थे और मैंने उनके साथ तुलसी के राम एल्बम में काम भी किया, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मन में ही रह गई। और जिस समय उनकी रिकॉर्डिंग थी मैं वहाँ बॉम्बे नहीं जा पाई, मेरे को कोई काम था घर में, तो केवल उनके साथ मैंने ऑडियो में गाया है, लेकिन उनको वैसे सुन नहीं पाई। ऑडियो में आपका डी उनके साथ है? हाँ। तो उस एल्बम का अगर कोई गीत आप हमें सुनाएं। तुलसी के राम एक भजन, वो चौपाइयाँ है। अच्छा। तो वो तो बहुत लंबी है, मैं उसको सुना नहीं पाऊँगी। अच्छा। उसी के साथ अगर देखा जाए तो श्रेया घोषाल है, उनके साथ भी मैंने काम किया है, सुनिधि जी के, लेकिन श्रेया घोषाल से भी वैसे मुलाकात नहीं हुई, सुनिधि जी से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। उनका एक मेरा दोनों का एक गाना डुएट था, तो हमने गाया था साथ में। वैसे वो भी काफ़ी सिंपल सी, ऐसे जैसे अपन को नजर आती है वैसी नहीं है। बिल्कुल, आप भी छोटी सी। हम लोगों ने सोचा कि आप भी इतनी सिंपल नहीं होंगी, लेकिन आप भी इतनी सिंपल निकली। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आने वाले समय की अगर बात करें तो आपको लोकगीत का भविष्य क्या नजर आता है? क्योंकि पहले लोकगीत कुछ और थे, 20 साल बाद कुछ और हुए, आने वाले 20 सालों बाद आप लोकगीतों को कहाँ देखते हैं? मैं तो ये चाहूँगी कि इससे और ज़्यादा ऊपर जाएं लोकगीत, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। तो उसके लिए हमको अब वैसे देखा जाए तो अपने घर का माहौल बनाना पड़ेगा, वैसा ही थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी हम लोग घर में मारवाड़ी बोलते हैं, अगर हम लोग अपने बच्चों से उसी भाषा में, लैंग्वेज में बात करेंगे तो शायद वो इन्हें सुन पाएंगे। अगर हम हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे तो वो भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, तो उनको इतना आनंद नहीं आएगा गाना सुनने में। तो क्या एक रीज़न ये भी रहा यूथ का नहीं जुड़ने का? हाँ, इसे कह सकते हैं अपन। देखिए, अगर अपन देखें मराठी, बंगाली, पंजाबी जो भी हैं, वो अपने घर में अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन हम राजस्थानी लोग शायद इसमें ये महसूस करते हैं कि ये गाँव की भाषा है, बोलते नहीं है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। मतलब स्कूल में जाएंगे तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, घर पे आते ही अगर बच्चा मारवाड़ी का एक शब्द भी बोल देता है तो उसे फट से टोक देते हैं, हिंदी बोलो, ये क्या बोल रहे हो। अच्छा। तो इसमें पेरेंट्स की कमी मानती हूँ मैं, कि उन्हें अपनी भाषा भी सिखाएं। हिंदी इंग्लिश तो स्कूल में वैसे ही सीख जाएंगे, तो अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है तो शुरू से घर से वो माहौल पैदा करना होगा, तभी लोकगीतों का अच्छा मकाम मिल पाएगा। अच्छा, आप हमें बताएं कि जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं होती हैं तो खाली समय में क्या करती हैं आप? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मेरी तो गाना सुनना है। मेरे को लता जी गाने सुनने का मौका नहीं मिलता। अच्छा। तो मैं खाली समय में उनके पुराने सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, उन्हीं को सुनती हूँ। यहाँ तक कि घर में काम भी करती हूँ तो वो चलते रहते हैं, कानों में उनकी आवाज़ आती रहती है। वो चीज़ चलती रहती है। अब लता जी का हमें एक गाना सुनाएं आप, जो आप बहुत पसंद करती हैं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। क्या बात है सीमा जी, मन नहीं कर रहा आपको रोकने का, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें आपसे अगला प्रश्न पूछना पड़ेगा कि लोकगीतों का जो क्षेत्र है उसमें अगर कुछ और लोग अपना भविष्य बनाना चाहें, कुछ नई पीढ़ी बना भविष्य देख रही हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस दिशा में अपना भविष्य तलाशने के लिए? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहूँगी मैं तो अपने घर में अपनी माँ से, बहनों से या दादा दादी जो भी हैं उनसे गीतों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, तभी उनके बारे में अपन उनका अर्थ जान पाएंगे। अर्थ बिना अपन उनको नहीं गा सकते। आज मैंने कई शब्द ऐसे होते हैं जो मैं उनका अर्थ नहीं जानती हूँ,
तो मम्मी से पूछती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक हम उसको भावपूर्ण नहीं गा पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उन लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप गाएं, जो भी गाएं वो दिल से गाएं तो अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के नवयुवकों को या उन लोगों को जिनको लगता है कि हमें कैरियर बनाना चाहिए इस फील्ड में, उनको लगता है कि राजस्थानी क्षेत्र की फिल्मों में या राजस्थानी संगीत में संभावनाएं कम हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं हम फिल्मों में ही गाएं। आज मैंने फिल्मी सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं गाया है कहीं, लेकिन एल्बम ही निकाले हैं। लेकिन जो भी किया मन से किया तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। मतलब जो भी करें मन से करें, चाहे वो हाँ। किसी भी क्षेत्र में काम करें। हाँ बिल्कुल। सीमा जी, आपका इतना लंबा सफ़र रहा, आप हमें ये बताएं कोई ऐसे गायन के क्षेत्र में इच्छा जो बची रह गई हो, या ये कहें कि हाँ ये काम है, मुझे पता अभी आपका बहुत लंबा सफ़र बाकी है, अभी तक के सफ़र में कोई ऐसी चीज़ रही हो? हाँ, मैं यही कहूँगी कि मेरी फेवरेट सिंगर कविता कृष्णमूर्ति है और मैं चाहूँगी उनके साथ मैं ज़रूर गाना गाऊँ। और दूसरी इच्छा ये कह सकते हैं कि जिनको मैंने गुरु माना है, लता जी को, कभी ऐसा मौका आए कि वो सुने और मैं उनके सामने गाना। आप उनके सामने परफॉर्म करें। जरूर। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आपकी ये इच्छाएं ज़रूर पूरी हो। आप हमें बताएं कि आपके आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेज शोज कहाँ हैं, या कौन से एल्बम सब रिलीज़ हो रहे हैं, किन क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रही हैं? एल्बम्स तो अभी हम लोग गाने सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जब तक कोई अच्छे गाने, क्योंकि ऐसे तो गाने बहुत लिखने वाले हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स अभी भी काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो उनको ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लिखने वाले तो वैसे किसी से भी लिखवा सकते हैं अपन, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं उनको ही खोज रहे हैं अभी, और वो मिलते ही मैं एल्बम ज़रूर निकालूंगी। अच्छा सीमा जी, गानों के चयन में कहीं आप इस चीज़ को ध्यान रखती हैं कि ये मूल लोकगीत हो और उसमें हमें कितना इम्प्रोवाइज़ करना है, वो चयन प्रक्रिया क्या है? और उसकी धुन पे डिपेंड करता है। मेलोडियस हो धुन, बोरिंग नहीं हो, लोग समझ सकें उसको, ज़्यादा वो उसकी भाषा क्लिष्ट भी नहीं हो, समझ में आए लोगों को, आसानी से सुन सके, समझ सके लोग, इस तरह के गाने होने चाहिए। तो ये गानों के चयन की क्या पूरी प्रक्रिया है कि हमें ये गीत लेना है, इसमें इतना इम्प्रोवाइज करना है, इसमें हाँ, ये पूरी बोल वगैरह सब देखा जाता है, कितना बड़ा गाना है, या इसका संगीत किस तरह से, ये डांसिंग सॉन्ग है या सैड सॉन्ग है। तो सारे सैड सॉन्ग भी हम नहीं ले सकते या सारे डांसिंग भी नहीं ले सकते, सब तरह के मिक्स टेस्ट लेना पड़ता है ताकि हर लोगों को पसंद। तो आपने कभी इस प्रक्रिया में, मतलब जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनमें आपका कितना योगदान रहा कि हाँ हमें ये, आपकी शूटिंग होती होगी बाकायदा कि ये गाना लेना है, तो उसमें एज अ सिंगर आप क्या योगदान देती हैं कि ये गाना अच्छा होना चाहिए या ये ले लें हम लोग गीत? मैं अपनी पसंद बताती हूँ, जैसे सब अपनी अपनी चॉइस रखते हैं कि ये गाना होना चाहिए, वैसे मैं अपनी चॉइस बता देती हूँ कि ये टेस्ट, क्योंकि हम लोग तो ऑडियंस में परफॉर्म करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये टेस्ट लोगों को पसंद आता है, तो वो टेस्ट हम अपना बता देते हैं कि इस तरह के गाने ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, वो इनपुट आप ज़रूर देती हैं? हाँ ज़रूर। अच्छा, और संगीत के अलावा अगर बात की जाए तो आप क्या वादन या गायन या इनके अलावा कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ पर काम करना चाहें कि हाँ मैं आने वाले वक्त में कुछ लिखना भी चाहती हूँ और एज अ म्यूजिशियन भी काम करना चाहती हूँ, क्या ऐसी भी कोई योजनाएं हैं? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। पूरा ध्यान तो मेरे केंद्रित को गाने पर है, और मैं जॉब तो बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे को बंध के काम करना बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तो बंधना नहीं एक ही चाहती। रूटीन जो होता है ना, फिक्स टाइम के इतनी बजे से इतनी बजे तक, वो मैं कभी नहीं लेकिन कर सीमा जी, सकती। इतने शोज आपने किए हैं, पूरे भारतवर्ष में आपने सारे शोज किए, कहीं कोई टायर्डनेस या बिजी शेड्यूल नहीं होता होगा? मतलब एज अ बीइंग अ लेडी अब जा रही है, स्टेज शोज कर रही हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं घर पे बैठ के किसी बच्चे को सिखाया जाए या घर पे रिकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा नहीं कभी आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो घर पे अगर थोड़ा भी फ्री टाइम मिल जाता है तो मैं बोर हो जाती हूँ घर पे कि कब जल्दी से बाहर निकले। ये तो काफी टूरिंग जो हुआ, काफी टूरिंग। स्टेज शोज किए आपने। मेरी वैसे कहा जाए तो हॉबी भी मेरे को घूमने की है, मेरे को घूमना ज़्यादा पसंद है, और अच्छा, वो तो मेरे को आपको गायन और घूमना दोनों साथ होता है। साथ होता है। तो कोई एक ऐसा वाकया या कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहें कि इस स्टेज शो पे हमें काफ़ी अच्छा लगा, या एक जिसे बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ मिली हो, जैसे आपने हमें बताया कि एक दर्शक ने आपको आके कहा कि आपने अंतरा दूसरा पहले गा दिया है। हाँ हाँ। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आपने काफ़ी स्टेज शोज किए हैं? वो मैं उसको हंसी में भी ले सकते हैं अपन। मैं हैदराबाद का शो था हमारा, और वहाँ पे जनरली मेरी आवाज़ लोग पहचानते हैं, मेरे फेस को कम पहचानते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो स्टेज पे तो अपन मेकअप में रहते हैं। बिल्कुल। तो प्रोग्राम एंड हो चुका था और मैं स्टेज के पीछे ही बैठी थी, ड्रेस वेस सब चेंज कर लिया था, और मेरे से आके ऑडियंस में से एक जन आया और आके बोला, मैडम वो सीमा जी चली गई क्या? अरे वो सीमा जी से मिलना मुझे। मुझे इतनी जोरदार हंसी आई, मैंने कहा वो तो निकल गए उनकी।
तो आपने उनको बिल्कुल सही आंसर दिया, मतलब वो तो गई हो तो बिल्कुल हो सकता है वो आपको ऑटोग्राफ लेना आया हो सकता है, लेकिन मेरे को बड़ी हंसी आई उसकी ये बात सुन के। मतलब एक आवाज पहचान रहे लोग, बिल्कुल। लेकिन फेस नहीं पहचानते। तो एक कलाकार के लिए क्या बड़ी चीज मायने रखती है, आवाज पहचानना या अगर चेहरा गायक है पहचानना? तो उसकी आवाज ही पहचानना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर एक्टर कलाकार है, अभिनेता है, तो उसका चेहरा ज्यादा। लेकिन आप, मैंने देखा है आजकल एल्बम्स में भी अब आती हैं और शायद छोटा मोटा अभिनय भी कर लेती हैं, आप स्टेज पर खड़ी हुई गाती भी हैं, तो क्या उसमें कभी ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं सिंगर और मैं थोड़ी एक्टिंग भी कर रही हूँ, उसमें आपको कंफर्टेबल है आप उस चीज़ के लिए? नहीं, मेरे को एक्टिंग कम पसंद है। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप सीधा खड़े होके गाती हैं, थोड़ी एक्शन वगैरह नहीं करती, लेकिन मेरे को शुरू से, क्योंकि ये कह सकते हैं आप कि मैंने लता जी को पूरी तरह अंदर आइडल है आपकी वो। हाँ, वो भी सीधे सीधे खड़े होके गाती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सीमा जी। वक्त का तकाजा है, वरना हम आपसे बातें और लंबी करते हैं, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये सुरीला सफ़र चल रहा है आगे भी ये चलता रहे, और आपकी जो एक इच्छा है लता जी के साथ गाने की, मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द पूरी हो। जाते जाते आप कोई एक ऐसा गीत जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें, सुनाना चाहें, लता जी का, आपका, या राजस्थानी सॉन्ग जो दर्शक जाते जाते याद रखें? मेरा पसंदीदा जो मेरा ही गाया हुआ है वो मैं बिल्कुल। खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छाने छाने देख ली, ओले छाने देख ली, छाने छाने देख ली, ओले छाने देख ली, छाने छाने देख ली, ओले छाने देख ली, जा तोड़ो बटाऊ माने छाने छाने देख ली, ओले छाने देख ली। क्या बात है सीमा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, और जाते जाते मैं कहूँगा कि यहाँ से जाते हुए हम एक राजस्थान की गीतों की महक लिए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थी सीमा मिश्रा जी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए कलाकार के साथ। जानेंगे उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसकी कला के बारे में। तब तक मुझे फिरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।